मॉर्निंग टू ऑल। एक बार पुनः मैं खुशबू बंसल सहायक आचार्य ABST महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत कर रही हूँ। आज हम जो एक नया टॉपिक यहाँ शुरू करने वाले हैं वह BCom सेकेंड ईयर की निगमीय लेखांकन की बुक का है और उस टॉपिक का नाम है व्यापार का अधिग्रहण, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। जब भी कोई व्यापार कंपनी के रूप में किया जाता है तो वो दो तरीके से किया जा सकता है। या तो वो कंपनी एक नए सिरे से स्थापित की जाए, नया व्यापार होगा तो नए सिरे से पूंजी निर्गमित करनी पड़ेगी और आपको पता है कि नए व्यापार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उस नए व्यापार की कुछ भी गुडविल नहीं होती है, तो उसे नए व्यापार को बाज़ार में जमने में या मैं कहूँ कि अपनी ख्याति बनाने में कुछ समय लग सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि उसे नुकसान भी उठाना पड़े, तो होने वाला प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत में नुकसान हो सकता है, फिर लाभ थोड़े होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इन माइनस पॉइंट से बचने के लिए जो दूसरा तरीका यहाँ पर एक कंपनी शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना सकता है वो ये है कि कंपनी को नए सिरे से स्थापित नहीं करके एक कोई ऐसा व्यापार जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ऑलरेडी ऐसा व्यापार जो मार्केट में जमा हुआ है, उसे किसी नवस्थापित कंपनी द्वारा खरीद कर जब उस व्यापार को आगे निरंतर चालू रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है कंपनी के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार का अधिग्रहण करना बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो पार्टीज़ होगी, एक तो विक्रेता और दूसरा क्रेता। एक तो व्यापार को जो बेचने वाला होगा और दूसरा व्यापार खरीदने वाला होगा। जो व्यापार क्रेता है वो ऑलवेज, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जो क्रेता होगा वो हमेशा कौन होगी, एक कंपनी होगी। ठीक है, वो एक नया व्यापार स्थापित नहीं करके कोई ऑलरेडी जो व्यापार बिजनेस मार्केट के अंदर चल रहा है उसे वो परचेज करके और फिर उसे आगे वो कंटिन्यू रन करेगी। ठीक है, तो क्रेता तो कौन होगा, हमेशा एक कंपनी। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो व्यापार बेचने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, तो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, तो कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्यापार अधिग्रहण में क्या होता है कि एक जमाया बिजनेस, भले वो एकाकी व्यापार के रूप में हो, भले वो साझेदारी फर्म के रूप में हो, भले वो कंपनी के रूप में हो, उसे किसी नवस्थापित कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है और उसे फिर उस व्यापार को आगे रन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार का अधिग्रहण कहते हैं। बदले में जो व्यापार क्रेता कंपनी होगी, वो व्यापार विक्रेता को एक राशि का भुगतान करती है, जिसे हम क्रय प्रतिफल के नाम से जानते हैं, परचेज कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जर्नली अगर सिंपल ये मैं बात करूँ कि यहाँ पे व्यापार का क्रय किया जा रहा है, तो व्यापार के क्रय से मतलब क्या होगा, परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होगा कि विक्रेता व्यापार की जो सारी संपत्तियों और दायित्वों को किसके द्वारा परचेज किया जा रहा है, क्रेता व्यापार द्वारा परचेज किया जा रहा है। सभी संपत्तियों दायित्वों को, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन ले लेते हैं अगर सिर्फ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता व्यापार द्वारा परचेज किया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बिजनेस एक्विजिशन के अंदर क्रेता द्वारा विक्रेता व्यापार की सभी संपत्तियों और दायित्वों को क्रय किया जाए। वहाँ पे वो सिर्फ संपत्तियाँ भी ले सकता है, ठीक है, सभी संपत्तियों के साथ में वो दायित्व भी ले सकता है और कुछ विशिष्ट संपत्ति और विशिष्ट दायित्व को भी वो ले सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि व्यापार क्रय किया गया है, तो हम ये अजम्पशन लेते हैं, हम ये मानते हैं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि क्रेता के द्वारा विक्रेता की सभी संपत्ति और दायित्व को क्रय किया गया है। ठीक है, साथ में हम सभी संपत्ति और दायित्वों को तो मानते ही हैं, लेकिन कुछ और भी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है व्यापार क्रय के अंदर। जैसे कि मैंने एक बैलेंस शीट का को थोड़े से हेड में बांटकर यहाँ पर लिखा हुआ है। दो साइड्स होती है बैलेंस शीट की, तो आपको पता ही है, लायबिलिटीज़ और असेट। ये मान लेती हूँ कि ये विक्रेता व्यापार की
असेट्स और लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट है, ठीक है। तो मैंने भी बोला कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज़ क्रेता व्यापार द्वारा परचेज की गई है। तो सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर जैसे अब असेट साइड में पहले हम बात करेंगे तो असेट्स को मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो फिक्स्ड असेट्स जिसे हम नॉन करंट असेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आते हैं इस साइड के अंदर। दूसरा मैंने बांट रखा है करंट असेट्स। करंट असेट्स आपको पता है शॉर्ट टर्म असेट्स जो होती है, कैश, बैंक डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, दीज आर करंट असेट्स। और तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिया है फिक्स्ड असेट्स का मतलब कृत्रिम संपत्तियाँ। कृत्रिम संपत्ति, कृत्रिम हमको पता है कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति जो वास्तव में संपत्ति नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी इकट्ठे हुई हानियाँ हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, कोई ऐसा खर्चा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक राइट ऑफ नहीं होते हैं हम उनको बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, और भी कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये जब तक एप्लीकेट नहीं होते हैं ये बैलेंस शीट में हम कृत्रिम संपत्ति के रूप में दिखाते हैं। तो जब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि क्रेता ने विक्रेता व्यापार की सभी संपत्तियों और दायित्वों को खरीद लिया है, तो इसका मतलब ये है कि सभी संपत्तियों में फिक्स असेट्स की सारी असेट्स को लेगा, करंट असेट्स भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस सबको वो क्रय करेगा, लेकिन कृत्रिम संपत्तियों को उसके द्वारा क्रय नहीं किया जाता है। भले क्वेश्चन में लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है व्यापार क्रय किया है, सभी संपत्तियों को लेना है आपको, लेकिन हमें कृत्रिम संपत्तियों को परचेज नहीं दिखाना है। क्रेता कंपनी परचेज नहीं करती है कृत्रिम संपत्तियों को। वैसे ही अगर हम लायबिलिटी साइड में चलें तो लायबिलिटी साइड में भी मैंने 2 हेड बनाए हैं, एक तो इंटरनल लायबिलिटी का और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी का। इंटरनल लायबिलिटी को मैंने एक और नाम दिया है ओनर्स इक्विटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो व्यापार के स्वामी के प्रति है व्यापार की। उसमें हम क्या क्या लेते हैं, एक तो कैपिटल लेते हैं और एक रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं। और बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ओनर्स के अलावा जो और लोग व्यापार से मांगते हैं उन्हें हम बाह्य दायित्व में शामिल करते हैं। उसमें है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी है, जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं, प्रोविजंस भी है। तो अगर हम सभी दायित्वों को क्रय बता रहे हैं तो सभी दायित्वों में हमें क्या लेना है, बाह्य दायित्व लेने हैं। आंतरिक दायित्वों को क्रेता कंपनी द्वारा परचेज नहीं किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है व्यापार क्रय किया गया है, इसका मतलब ये है कि सभी संपत्तियों और दायित्वों को लिया गया है, लेकिन सभी संपत्तियों को लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कृत्रिम संपत्ति को नहीं लेना है, और सभी दायित्वों को लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें आंतरिक दायित्वों को नहीं लेना है। नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर कुछ भी प्रश्न में सूचना नहीं है तो इन संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुस्तक मूल्य पे लेना है। एक बात यहाँ पे और हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्रेता व्यापार द्वारा विक्रेता की वही संपत्तियों दायित्व परचेज किए जाए जो उसके बुक्स में रिकॉर्ड है। ऐसी संपत्तियों और दायित्वों को भी परचेज किया जा सकता है जो कि उसकी पुस्तकों में दर्ज नहीं है। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी हो सकती है, जैसे कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, या कोई ऐसा कोई असेट्स है जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, तो उन्हें भी क्रेता कंपनी द्वारा परचेज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक व्यापार का क्रय करते समय जब संपत्ति और दायित्वों को परचेज किया जाता है तो किन किन संपत्तियों को क्रय किया जाता है और किन किन दायित्वों को क्रय किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।